हिंद भारत एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी तिवारी। शुरुआत करेंगे पहली खबर से। आपको बता दें, शेयर बाजारों में गिरावट का सिलसिला लगातार जारी है। जी हां, शेयर बाजारों में गिरावट का सिलसिला सोमवार को लगातार पांचवें कारोबारी सत्र में भी जारी रहा। बाजार में चले व्यापक बिकवाली दौर के बीच सूचकांक 1145 अंक टूट गया, जबकि निफ्टी 14,700 अंक के स्तर से नीचे आ गया। वैश्विक बाजारों के नकारात्मक रुख ने भी बाजार धारणा को प्रभावित किया। हालांकि आश्चर्यजनक रूप से रुपए में मजबूती का रुख रहा, लेकिन इससे निवेशकों की धारणा को बल नहीं मिल पाया। कारोबारियों ने कहा कि कई राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने और मूल्यांकन के मोर्चे पर चिंता से निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई। वहीं बीएसई का 30 शेयरों वाला सूचकांक 1,01,145 अंक यानी कि 2.25% के नुकसान से 39,744.32 अंक पर नीचे आ गया। यह सूचकांक में 2 माह से एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट आई है। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 306.05 यानी कि 2.04% टूटकर 14,700 अंक से नीचे 14,675.70 अंक पर बंद हुआ। पुडुचेरी में नारायणसामी ने दिया इस्तीफा। विश्वास प्रस्ताव पर मतदान से पहले मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने इस्तीफे के कारण सोमवार को पुडुचेरी में कांग्रेस सरकार गिर गई। हाल ही में कई कांग्रेस विधायकों और बाहर से समर्थन दे रहे द्रमुक के एक विधायक के इस्तीफे के कारण केंद्र शासित प्रदेश की सरकार अल्पमत में आ गई थी। नारायणसामी ने उपराज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन से भेंट कर 4 सदस्यीय मंत्रिमंडल का इस्तीफा उन्हें सौंप दिया। सदन में फिलहाल सरकार के पास 11 और विपक्ष के पास 14 का संख्या बल है। प्रदेश में अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और पुडुचेरी की सरकार गिर जाने के बाद 3 राज्य पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़ ही बच गए हैं, जहां कांग्रेस की अपने दम पर सरकार है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता नारायणसामी ने कहा कि उनके द्वारा पेश किए गए विश्वास मत प्रस्ताव को विधानसभा अध्यक्ष वीपी शिवकोलुंधु ने मत विभाजन के लिए नहीं रखा और विधानसभा अध्यक्ष की यह टिप्पणी गलत और अमान्य है कि विश्वास प्रस्ताव नामंजूर हो गया। उन्होंने कहा कि इस मामले पर कानूनी विशेषज्ञों से राय ली जाएगी। उन्होंने मनोनीत सदस्यों के मताधिकार मुद्दे से जुड़े घटनाक्रम को लोकतंत्र की हत्या बताया। वहीं मनोनीत सदस्य भाजपा के साथ हैं। कांग्रेस की सहयोगी पार्टी द्रमुक के प्रमुख एमके स्टालिन ने भी सरकार के पतन के लिए विपक्ष पर निशाना साधा और लोकतंत्र को कायम रखने के लिए नारायणसामी की सराहना की। आपको बता दें कि एनआर कांग्रेस प्रमुख और विपक्ष के नेता रंगासामी ने कहा कि उनका सरकार बनाने के लिए दावा पेश करने का कोई इरादा नहीं है। एक सफाई कर्मी की हुई मौत। आपको बता दें, कोरोना का टीका लगाया गया। कोरोना टीका लगवाने के 5 दिन बाद उत्तरी दिल्ली नगर निगम के केशवपुरम इलाके में तैनात सफाई कर्मचारी रमेश कुमार की सोमवार को संदिग्ध परिस्थितियों में दीपचंद बंधु अस्पताल में मौत हो गई। रमेश के परिजनों के मुताबिक सफाई कर्मी को 5 दिन पहले कोरोना का टीका लगाया गया था और उसके बाद उन्हें घबराहट और पेट दर्द संबंधी शिकायत शुरू हो गई थी। वह ड्यूटी पर भी जा रहे थे, लेकिन सोमवार को ड्यूटी के दौरान वे गच खाकर गिर गए थे। मुंबई में उपचाराधीन मरीज 36% बढ़े। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में वृद्धि के बीच मुंबई में 8 फरवरी से उपचाराधीन मामलों की संख्या 36.38% वृद्धि देखी गई है। बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने यह जानकारी दी। निकाय अधिकारियों ने कहा कि लोगों की लापरवाही, लोकल ट्रेनों में आम जनता को यात्रा करने की अनुमति देना और अन्य वाणिज्यिक गतिविधियों के खुलने से कोविड-19 के मामले बढ़े हैं। वहीं बीएमसी के आंकड़ों के अनुसार देश के वित्तीय राजधानी में 8 फरवरी को कोविड-19 के 5,335 मरीज उपचाराधीन थे और यह संख्या बढ़कर रविवार को 7,276 हो गई। आंकड़ों के अनुसार संक्रमण के मामलों में वृद्धि की दर का औसत 8 फरवरी को सबसे कम था और संक्रमण के मामलों के दोगुने होने की दर ज्यादा थी। साथ ही आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ राज्यों में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में आई अचानक बढ़ोतरी को देखते हुए सोमवार को देश में कोविड-19 स्थिति की समीक्षा बैठक में
हर्षवर्धन, गृह सचिव अजय भल्ला और गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि गृह मंत्री ने देश में कोरोना वायरस की खासकर समय में मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं महाराष्ट्र और केरल में कोरोना के मामलों में आई तेजी के बाद तमिलनाडु और कर्नाटक ने अपने यहाँ चौकसी बढ़ा दी है और सतर्कता के तहत कुछ बंदिशें भी लगाई गई। अंतरराष्ट्रीय यात्रा पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा है, पद्धति से की गई जांच नेगेटिव होने का प्रमाण पत्र जरूरी कर दिया गया है, जो कि 72 घंटे से अधिक पुराना। मुंबई हाईकोर्ट ने अलगार परिषद मामले में आरोपी और बीमार कवि बरबरा राव को चिकित्सा के आधार पर सोमवार को 6 महीने की अंतरिम जमानत दे दी। दे दी है। अदालत ने दिशा रावी को 1 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को 21 साल की जलवायु कार्यकर्ता दिशा रावी को फिर 1 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। कि किसानों के विरोध प्रदर्शन से संबंधित एक टूलकिट सोशल मीडिया पर साझा करने के आरोपों से गिरफ्तार किया गया था। मुख्य मेट्रोपॉलिटन पुलिस को दिशा रावी से हिरासत में पूछताछ करने की अनुमति दे दी है। घर जाकर पंजीकरण करें दिल्ली सरकार। को शुरू की। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने यहां बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में निर्माण काम में लगे श्रमिकों के लिए 45 स्थानों पर पंजीकरण शिविर सुविधा। उन्होंने कहा कि घर पर सुविधा लेने के लिए श्रमिकों को 1076 पर फोन करना होगा और श्रम विभाग के अधिकारी उनके अनुसार उनके घर जाएंगे और पंजीकरण करेंगे। सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में इस समय करीब 10 लाख श्रमिक निर्माण काम में लगे। हालांकि रिकॉर्ड के अनुसार करीब 2 लाख कर्मी लेकिन पंजीकृत नहीं होने के कारण इसका लाभ नहीं। सरकार करने के मकसद से दिल्ली में 262 लेबर चौराहों पर जागरूकता मुहिम भी चलाएगी। 16 प्रमुख निर्माण स्थलों पर लगाए जाएंगे। इसके अलावा सभी लेबर चौक पर होर्डिंग, पोस्टर और हैंडबिल वितरण के साथ बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक निर्माण श्रमिकों को अपने नजदीकी स्थानों पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में लगभग 10 लाख निर्माण श्रमिक हैं, जिनमें से 1,31,000 श्रमिक दिल्ली सरकार के दिल्ली निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकृत है और लगभग 80,000 श्रमिकों के पंजीकरण की प्रक्रिया जारी। विशेष पंजीकरण अभियान से लगभग 8 लाख से अधिक किया जाएगा ताकि वे दिल्ली सरकार से मिलने वाले शिक्षा पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। दिल्ली कांग्रेस ने सभी 14 जिलों में पेट्रोल डीजल और घरेलू गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खाली गैस सिलेंडर लेकर विरोध जताया। कांग्रेस का जहां लोगों की नौकरियां गंवानी पड़ी हैं, अब दूसरी ओर पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में जिस प्रकार से लगातार बढ़ोतरी हो रही है, उसके लिए यदि कोई जिम्मेदार है तो केंद्र की भाजपा सरकार है, लेकिन दिल्ली सरकार भी इसके लिए कम जिम्मेदार नहीं है। केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियां, बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में झंडे, गैस सिलेंडर, सरकार विरोधी नारे लिखी तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में वरिष्ठ जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, पदाधिकारी, अग्रिम संगठनों, सेल और विभाग के कार्यकर्ताओं से क्षेत्रीय लोगों ने भी अपना रोष प्रकट किया। वहीं भारतीय युवा कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई और जलवायु कार्यकर्ता दिशा रावी की गिरफ्तारी के खिलाफ नई दिल्ली के कनॉट प्लेस इनर सर्किल में विरोध प्रदर्शन किया।
भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने कहा कि जनता को लूटकर केंद्र सरकार सिर्फ पूंजीपतियों के विकास पर ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बदलाव का मन बना लिया है बंगाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हुगली जनालम मैदान में जनसभा में कहा कि पश्चिम बंगाल के लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है। भाजपा बंगाल को ऐसी सरकार देगी जिसमें सबका विकास सुनिश्चित होगा, किसी का भी तुष्टीकरण नहीं होगा। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार पर हमला करते हुए मोदी ने कहा कि उसने बंगाल में हर क्षेत्र में सिंडिकेट राज को लागू कर दिया, जहां कटमनी के बिना लोगों का कोई काम नहीं। प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा, पिछली बार मैं आपको गैस संपर्क का उपहार देने आया था, आज मेट्रो और अनेक परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। उन्होंने कहा कि दुनिया में जितने देश गरीबी से बाहर आए और गरीबी मिटाने में सफल हुए, उनमें एक बात बहुत सामान्य हो जाती है कि उन्होंने सही पर बड़ी संख्या में आधारभूत ढांचे विकसित किए हैं। आधुनिक रेलवे से लेकर आधुनिक सड़कें बनी है। काम दशकों पहले होना था। अब पश्चिम बंगाल भारत सरकार की प्राथमिकता में है। प्रधानमंत्री के मुताबिक हाईवे, रेलवे, एयरवे, वाटरवे और हर तरह के संपर्क पर जोर। रेलवे को लेकर बंगाल में संभावनाओं के द्वार खुल रहे हैं। का बड़ा लाभ बंगाल को मिलेगा। विशेष किसान रेल शुरू की गई है, जिसका बंगाल के छोटे किसानों को लाभ मिल रहा है। वहीं 100वीं किसान रेल शालीमार से चलाई गई। मुंबई, पुणे समेत देश के विभिन्न बाजारों को सीधी पहुंच मिली है। हावड़ा, उत्तर चौकीनगर, हुगली के लिए आज खुशी का दिन है। मेट्रो रेलवे से दक्षिणेश्वर जुड़ रहा है और चंद्रनगर समेत यह पूरा क्षेत्र भारत को सांस्कृतिक विज्ञान का तीर्थ क्षेत्र है, जिसे इतने वर्षों में अपने हाल पर छोड़ रखा था। मोदी ने कहा कि बंकिम चंद्र चटर्जी का आवास बदहाल है, जिसके पीछे राजनीतिक तुष्टीकरण है। यही राजनीति मां दुर्गा की पूजा और विसर्जन से रोकती है। वोट बैंक की राजनीति के लिए अपनी संस्कृति का अपमान करने वालों को कभी माफी नहीं मिलेगी। बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी। भाजपा सोनार बांग्ला के निर्माण के लिए काम करेगी। मोदी ने कहा कि टोलबाजी से बंगाल मुक्त होगा, रोजगार और स्वरोजगार होगा। और मानुष की बात करने वाले लोग विकास के सामने दीवार बनकर खड़े हो गए। नेताओं की शान और शौकत बढ़ती जा रही है और आम लोग गरीब होते जा रहे हैं। बंगाल के लाखों गरीब किसान सम्मान निधि, आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं से वंचित हैं। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों को रोकने का यह एक और हर व्यक्ति को नल से जल पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने पूरा जोर लगाया, लेकिन अब तक पीने को 2 करोड़ घरों में से महज 9 लाख घरों में ही नल से जल पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि हर घर जल पहुंचाने के लिए 1700 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम तृणमूल सरकार को 9 करोड़ रुपए ही खर्च हुए। बाकी रुपए राज्य सरकार दबा कर बैठ गई। हरियाणा में 3वीं से 5वीं तक की कक्षाएं कल से शुरू। हरियाणा में पिछले साल कोरोना के कारण स्कूल बंद किए गए थे। वर्तमान में चरणबद्ध तरीके से 6ठी से लेकर 12वीं तक के स्कूल खोले जा रहे हैं। शिक्षा विभाग द्वारा प्राइमरी स्कूलों को दोबारा खोलने के मुद्दे पर लगातार मंथन किया जा रहा था। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारियों से भी जानकारी ली गई थी, जिसमें ज्यादातर ने यह तर्क दिया था कि इस साल पहली और दूसरी कक्षाओं के विद्यार्थियों को स्कूल न बुलाया जाए और 3री से 5वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को 1 मार्च से स्कूल बुलाया जाए। स्कूल में होने वाली परीक्षाओं और विद्यार्थियों को देखते हुए सरकार ने पहले से तय किए गए फैसले को लागू करने की बजाय अब 24 फरवरी से फैसला किया। रोजाना 3 घंटे के लिए स्कूल लगाया जाएगा। सुबह 10 बजे से दोपहर 1:30 बजे विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है कि वह अपने माता-पिता की ओर से स्कूल में जमा करवाएंगे। सरकार ने साफ किया है कि जो विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं, उन्हें स्कूल आने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। मध्य प्रदेश में शिशुओं के अवैध कारोबार का भंडाफोड़ हो। मध्य प्रदेश पुलिस के विशेष कार्य बल ने 2 नवजात बच्चों के अवैध कारोबार के बरसों पुराने मामलों के खुलासा लोगों को अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया है। इनमें एक दाई और 2 दंपति भी शामिल हैं।
एसटीएफ की इंदौर इकाई के पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री ने सोमवार को बताया कि बच्चों के हित में काम करने वाली गैर सरकारी संस्था चाइल्ड लाइन से मिले सुरागों के आधार पर जांच के बाद यह कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि मामले में इंदौर निवासी दाई लीलाबाई और नजदीकी शहर देवास में रहने वाले उनके 2 पुष्पा और प्रभुदयाल को गिरफ्तार किया गया है। इनके अलावा देवास और रतलाम से भी एक दंपत्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया दंपत्ति के साथ रह रहे 9 और 13 साल के 2 बच्चों को फिलहाल एक बाल आश्रय गृह में रखा गया है। उन्होंने बताया कि हम दोनों दंपत्तियों और इन लड़कों को डीएनए टेस्ट कराने जा रहे हैं ताकि वैज्ञानिक रूप से तस्दीक हो सके कि वे इनके माता पिता हैं या नहीं। उन्होंने कहा जांच में पता चला है कि नवजात बच्चों के अवैध कारोबार को इंदौर में निजी क्षेत्र के एक मैटरनिटी होम के जरिए अंजाम दिया गया है। मैटरनिटी होम के संचालकों की कुछ साल पहले सड़क हादसे में मौत हो गई थी, जिसके बाद वह बंद हो गई थी। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि हमें पक्का संदेह है कि दोनों लड़कों को उनके जन्म के तत्काल संपत्तियों के हवाले कर दिया गया और संपत्तियों के हवाले करने के बदले मैटरनिटी होम संचालकों ने दाई के माध्यम से धन का लेन देन किया था। हम इस बारे में आरोपियों से अभी पूछताछ कर रहे हैं। शेयर बाजार में निवेशकों की काफी पूंजी डूब गई। बीएसई सूचकांक में जोरदार गिरावट से सोमवार को निवेशकों की 3.7 लाख करोड़ रुपए की पूंजी डूब गई। कारोबार बंद होने के समय बीएसई की सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 3,81,883.82 करोड़ रुपए घटकर 2,26,498.14 करोड़ रुपए रह गया। 19 फरवरी को बीएसई की सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार 2,03,98,381.96 करोड़ रुपए था। कैपिटल वाया ग्लोबल रिसर्च लिमिटेड के शोध प्रमुख 50 सूचकांक की 14,750 अंक से ऊपर बनाए नहीं रख सका। बहरहाल तकनीकी कारक बताते हैं कि आने वाले दिनों में बाजार में शेयर मूल्यों में और गिरावट रह सकती है। विश्वास ने कहा कि बाजार की स्थिति में आने वाले तकनीकी सुधार यानी ऊंचाई से नीचे की तरफ बनने वाले प्रवाह को 14,500 से लेकर 14,300 के बीच समर्थन मिल सकता है। सोना 278 रुपए बढ़ा, चांदी भी चमकी। राष्ट्रीय राजधानी में सोना 278 रुपए मजबूत होकर 40,013 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों में सुधार से घरेलू सराफा बाजार को बल मिला। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुसार हालांकि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए के विनिमय दर में तेजी से मूल्यवान धातु के दाम में तेजी पर अंकुश लगा है। सोना पिछले कारोबार में 45,735 रुपए प्रति 10 ग्राम पर हुआ था, वहीं बंद हुआ था। वहीं सिक्योरिटीज के अनुसार चांदी की कीमत भी 265 रुपए बढ़कर 68,587 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। पिछले कारोबारी दिवस में चांदी की कीमत 68,322 रुपए पर बंद हुई थी। वहीं एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक तपन पटेल ने कहा, दिल्ली में 24 कैरेट सोने का हाजिर मूल्य 278 रुपए मजबूत हुआ। वहीं रुपए के विनिमय दर में तेजी के बाद वैश्विक बाजारों में मूल्यवान धातु के दाम बढ़ने से घरेलू बाजार में सोना मजबूत हुआ। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए के विनिमय दर सोमवार को 16 पैसे मजबूत होकर 72.49 पर पहुंच गई है। काफिले की यात्रा पर हमला किया गया, इटली के राजपूत की हत्या। कांगो में इटली के राजदूत और एक इतालवी पुलिस अधिकारी की सोमवार को हत्या कर दी गई। यह घटना उस वक्त हुई जब वे संयुक्त राष्ट्र के काफिलों में कांगो के उस इलाकों की यात्रा कर रहे थे जो असंख्य विद्रोही समूहों का गढ़ है। नॉर्थ किवू के न्यारंगोंगो इलाके में रहने वाले कांगो निवासियों ने बताया कि विश्व खाद्य कार्यक्रम के काफिले पर कांगो के पूर्वी क्षेत्र की राजधानी गोमो के नजदीक घात लगाकर इतालवी राजदूत लूका तानासियो और एक अन्य न्यारंगोंगो क्षेत्र के स्थानीय नागरिक समाज समूह के अध्यक्ष माम्बो कावे ने बताया कि 3 नाम से चर्चित इस इलाके से वर्ष 2018 में अज्ञात हथियारबंद लोगों ने ब्रिटिश नागरिकों का अपहरण किया। कावे ने बताया कि वाहन पर
पर इतालवी राजदूत सहित 5 लोग सवार थे। हमले में वाहन चालक को कई गोलियां लगी, जिससे मौत हो गई। सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की घटना की जानकारी उस समय दी जब वह ब्रसेल्स में बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने इटली और संयुक्त राष्ट्र के प्रति शोक व्यक्त किया। EU आयोग की प्रवक्ता नबीला मसराली ने कहा कि यह खबर बहुत ही चिंताजनक है और हम EU प्रतिनिधिमंडल के जरिए हालात पर नजर रखे हुए हैं। हालांकि उन्होंने घटना से हताहतों की जानकारी नहीं दी। कांगो अनगिनत विद्रोही समूहों का गढ़ है और सभी खनिज संपन्न इलाके पर कब्जे का प्रयास कर रहे हैं। पिछले साल इस इलाके में सशस्त्र समूहों के हमले में 2000 से अधिक नागरिक मारे गए थे, जबकि लाखों लोग विस्थापित हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने इस विस्थापन को सबसे खराब मानवीय संकट करार दिया है। संयुक्त राष्ट्र बाल एजेंसी के मुताबिक इस मध्य अफ्रीकी देश में 52 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। आकार में पश्चिमी यूरोप के बराबर और संसाधन संपन्न कांगो में दशकों तक भ्रष्ट तानाशाही रही है। इसके साथ ही कई गृह युद्ध भी हुए और बाद में कई पड़ोसी देशों से भी विवाद हुआ। गुड मॉर्निंग भारत में आज के लिए इतना ही। फिलहाल देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। नमस्कार।